अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले पूरे एक हफ़्ते में कोई वीडियो नहीं बना सके। उसकी रीज़न ये थी कि तबीयत कुछ नासाज थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। तो सोचा कुछ थोड़ा सा डेटा कंटेंट जमा किया था पाकिस्तान के हवाले से। मेरा मौजू रहता है अमूमन पाकिस्तान की सियासी, माशी और जितने भी मामलात हैं उस हवाले से पॉजिटिव वाइब्स आपको देता रहूँ और चीज़ें बताता रहूँ, और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा है या जो ऐसे नुक्ते हैं जिन पे हम काम करके पाकिस्तान को जो है वो प्रॉस्पर कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं, उस हवाले से डिस्कशन करें। तो आज का मौजू इसी हवाले से चुना है और वो मौजू है कि पाकिस्तान आखिरकार तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। हमारे साथ के कई मुल्क हैं, आप उसमें नॉर्थ कोरिया को उठाइए, साउथ कोरिया सॉरी, उसमें देखें वो लोग कहाँ थे आज से 30 साल पहले और अब वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमसे पीछे थे। बांग्लादेश 30 साल पहले हमसे कहाँ था और आज कहाँ है। इसी तरह से इंडियन करेंसी 30 साल पहले 40 साल पहले जो है कहाँ थी और अब कहाँ है। तो ये सारे मुल्क प्रोग्रेस कर गए, हमसे कई गुना आगे निकल गए, इनकी इकनॉमी स्ट्रांग हो गई और इनका जीडीपी जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हुई जिसकी बिना पे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है आज भी। तो ऐसे कौन से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लामाला बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स क्यों हम पे इतने एप्लीकेबल हो गए या हमारे अंदर क्यों मौजूद हैं, उसको हमें सोचना समझना चाहिए। तो फ़िलहाल आज की वीडियो के अंदर उन फैक्टर्स की निशानदेही करूँगा। मैंने चंद फैक्टर्स सोचे हैं और थोड़ा बहुत जो रिसर्च कर सकता था वो करिए, तो वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। करप्शन सबसे पहला पॉइंट है जिसको हमारे सियासतदान ख़ास तौर पे इमरान खान साहब भी कहते रहते हैं। तो करप्शन जो है वो सबसे पहला हमारा जो है वो बुनियादी जो है एक प्रॉब्लम रही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। और ये हर शख्स को ही पता है करप्शन क्या होती है। करप्शन से मुराद ये होती है कि आपने जो माली मामलात होते हैं मुल्क के मुल्की सतह पे, उसके अंदर खुर्द बुर्द की जाए, गलत बयानी की जाए, गलत एस्टिमेट्स दे के कमीशंस खाए जाएँ और प्रोजेक्ट्स को बर्बाद किया जाए, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हो उस पे कमीशंस की डिमांड किकबैक्स रख के उन प्रोजेक्ट्स को रिटर्न कर दिया जाए और पाकिस्तान में तरक्की ना होने दी जाए। पाकिस्तान के अंदर जो सड़कें, पुल और जितने भी डेवलपमेंट्स के काम हैं उस पर खाचेबाजियाँ रखी जाएँ, उसमें पैसे कमाए जाएँ। रिश्वत का बाज़ार आम हो इदारों के अंदर, जो कि है पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों में है। नाम लेना मैं नहीं चाह रहा इधर बिलखुसूस किसी इदारे का, मगर हम सब जानते हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं कि किसी भी इदारे में काम कराने जाना हो तो वहाँ की किस सूरत हाल का सामना होता है और वहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं। हम ही में से वो लोग हैं जो निकल के आते हैं और इदारों में अफसर की नौकरी हासिल करते हैं, अफसरगिरी करते हैं और बाद में वो रिश्वत का बाज़ार गर्म करते हैं। तो करप्शन जो है इस कौम का नासूर है। और करप्शन क्यों होती है जी? खौफ के पेश नज़र, जहाँ बुनियादी सहूलियात नहीं दी जाती, जिन मुल्कों में जहाँ इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात को सिक्योर नहीं किया जाता, वहाँ इंसान करप्शन करता है इस हौके में, इस लालच में कि बस आज ही सारा माल जमा कर ले और जो है वो सारी आसाइशें हासिल कर लें। बहरहाल ये एक पॉइंट है करप्शन। इसके बाद इससे ही इंटर रिलेटेड पॉइंट है पुअर ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो हमारी अफसरशाही है, जो अफसरों का निज़ाम है, अफसरों का तरीक़ाकार है, रेड टेपिज़म है, काम न करना, उस काम को स्लो डाउन करना, काम को सही से ना करना, काम को टाइम पे ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी ख़राबी की वजह है। और हम लोग ईमान का दावा करते हैं मगर हम लोग इन सब चीज़ों से खाली हैं। क्यों खाली हैं जी? एक सिस्टम ऐसा बन गया है, एक फ़िज़ा ऐसी बन गई है और इसमें बहुत बड़ा अंसर खौफ का शामिल है, जिसमें मैं बात करूँगा, जिसमें कासिम अली शाह साहब जो बहुत अच्छे जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने भी इस पे बात की है कि खौफ जो है वो क्या करता है इंसान के साथ, इंसान की नफ्सियात के साथ। तो बहरहाल पुअर ब्यूरोक्रेसी इज़ अनदर बिग रीज़न। द थर्ड रीज़न इज़ पुअर फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज तक आज़ाद नहीं है, वो ज़ेर असर है बहुत सारी बैनुल अक़वामी ताकतों के, और हम अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते जिसमें हम अपने मफादात को डिफेंड कर सकें और हासिल कर सकें।
हाल में जो इस फॉरेन पॉलिसी का खमियाजा हमने भुगता वो ये भुगता कि जी रशिया से हम तेल नहीं ले सके, रशिया से हम गैस नहीं ले सके, आज तक हम ईरान से अपनी गैस की लाइन नहीं बना सके। क्यों जी? अमेरिका ने मना किया हुआ है। क्यों मना किया हुआ है जी? बस मना किया हुआ है, हम मोहताज हैं, हमने IMF के लोन्स लिए हुए। तो बहरहाल ये सब वजूहात हैं पुअर फॉरेन पॉलिसी, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। इसके बाद पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी कोई भी माशी पॉलिसी बन ही नहीं पाती, क्योंकि हम तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि IMF की किस्त कैसे देंगे, IMF की किस्त कैसे देंगे। उसके बाद हमारे आपसी झगड़े, पॉलिटिकल वॉरफेयर जो हमारा हर वक्त चलता रहता है इस मुल्क का, वो हमें चैन नहीं लगने देता। तो इसीलिए हम कोई इस ढंग की पॉलिसी माशियत के एतबार से बना ही नहीं पाते, बना लेते हैं तो अमल नहीं कर पाते। फिर इसके बाद 5वें रीज़न पे आ जाए जी, पुअर जस्टिस सिस्टम। जस्टिस सिस्टम हमारा टोटली करप्ट है, इतना स्लो डाउन है, गरीब के लिए इंसाफ है ही नहीं, इंसाफ बहुत महंगा है उसके लिए। तो ये जस्टिस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है और वो करप्शन में बिलीव करने लगते हैं। इसके बाद अनसर्टेनिटी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स, ये चूँकि गवर्नमेंट के पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं है, वो आपको कहाँ से बेसिक नीड्स देगी, और अफसरों की अफसरशाही पे अरबों रुपए का, खरबों रुपए का टैक्स खर्च किया जाता है। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा। रीज़न नंबर 7, लॉट्स ऑफ लोन, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। हर पाकिस्तानी 7-7.5 लाख रुपए का भैया मकरूज हो चुका है डॉलर रेट बढ़ने की वजह से। 126 अरब डॉलर का कर्जा है। इंटरनेशनल टर्म्स में देखा जाए और चीज़ों में देखा जाए तो ये कर्जा कुछ भी नहीं होता इतने बड़े, इतने ताकतवर मुल्कों के लिए, जिनके पास बेशबहा अल्लाह ने वसाइल दिए हों, जैसे पाकिस्तान को दिए, जैसे पोटेंशियल दिया हो, मैन पावर दी हो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो है वो मोरल वैल्यूज़ लोगों की ख़त्म हो गई हैं, और करप्शन को दीन ईमान समझ लिया और माल जमा करने को दीन ईमान समझ बैठे हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोग कर्ज़ों में भी जकड़ गए। हर छोटे बड़े काम के लिए कर्जा ले लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए कर्जा ले लेते हैं, कर्जा लेके खा जाते हैं, आगे उससे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करते, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से रिजल्ट ये निकलता है कि सूद दर सूद हम पे जमा होता जा रहा है, और हम जो है वो डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल बड़ा लाइन पे आजकल खड़े हुए, हर कोई इस पर बातें कर रहा है। अच्छा जी, ऑयल डिपेंडेंट इकनॉमी है हमारी। हम 10 अरब रुपए का तो ऑयल खरीद रहे, 10 अरब डॉलर का, 12 अरब डॉलर का, 14 अरब डॉलर का हम सालाना ऑयल खरीदते हैं। इतने अरब डॉलर हम अपने खर्च कर देते हैं, जबकि हमारे ज़र मुबादला ही टोटल 30 अरब डॉलर है। तो बाकी मामला कहाँ से चलेंगे? फिर एक्सपोर्ट्स हमारी डिक्लाइनिंग सिचुएशन में रहती हैं हमेशा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस रहता है, क्योंकि हमने डैम्स नहीं बनाए, क्योंकि हमने जो है वो विंड कॉरिडोर को यूज़ नहीं किया, अपने बहुत सारे मामला हैं जो हमने नहीं किए, जो हमें करने चाहिए थे, जिसकी वजह से हम लोग कर्ज़ों में जकड़े गए। फिर ऑयल डिपेंडेंट इकनॉमी, फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जिसमें ख़ास तौर पे कोल, हमारा थरकोल का जो प्रोजेक्ट है वो अब जाके एक सेक्टर उसका फंक्शनल हुआ है, बाकी आज भी ऐसे ही डम पड़ा हुआ है। फिर हमारे मिनरल्स हैं, माइनिंग सेक्टर है हमारा बलूचिस्तान का, वो अंडर यूटिलाइज है। रेकोडिक का हाल आप देख लें। तो मैं उन पॉइंट्स की निशानदेही कर रहा हूँ जो हर एक को समझने चाहिए। पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसमें हर पॉइंट पे अगर हम काम करें और हमारी गवर्नमेंट से स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स पे काम करें और इनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें, तो हमारा मुल्क बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और तरक्की की राह पे बहुत स्पीड के साथ गामजन हो सकता है। इसमें अब आपका लैग ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो हमें आज से 50 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, जो चाइना ने शुरू करी, जो भी यूरोपियन लोग रिसर्च करते थे उसकी प्रोडक्ट क्रिएट करते थे, चाइनीज़ जो है वो प्रोडक्ट अपने पास मंगा के उसको रिवर्स इंजीनियर यानी खोल खाल के वो किस तरह बनी, उसकी डाई बनाना, उसकी चीज़ें, उसका सुराग लगाना। अनफॉर्चुनेटली हमने एटम बम तो बना लिया, मगर हम ये नहीं कर सके कि भाई छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आज जाके, अब जाके 2022 में जाके हम लोग मोबाइल यूनिट्स जो है वो असम्बल ही कर रहे हैं किसी हद तक, उसकी चिप्स और पार्ट्स और सर्किटरी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जिस पे पूरे पूरे मुल्कों की इकनॉमी खड़ी हुई है, लाइक साउथ कोरिया, सैमसंग आप ब्रांड उठा लें, मोबाइल फ़ोन, उसका बजट हमसे भी ज़्यादा है, उस कंपनी का जो वर्थ है वो हमारे मुल्क के GDP से ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल है हमारी ना। तो इसी तरह पुअर पुलिस सिस्टम है हमारा, हमारा पुलिस का जो निज़ाम है वो इंतहाई करप्ट हो चुका है। उसकी वजूहत भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, जुडिशियल इंटरफियरेंस,
और मकामी वडेरों की और ताकतवर लोगों की इंटरफेरेंस, इस तरह की इंटरफेरेंसेस ने पुलिस के सिस्टम को भी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अच्छा, लैक ऑफ नेशनल माइंडसेट नहीं है, हर कोई अपनी अपनी बस लपेट रहा है, कोई कौमी जज्बा नहीं है हमारे अंदर ना, कौमी जज्बा तकरीबन नापैद होकर रह गया है। एक रीज़न जो साहिल अदीम साहब ने अपने एक शो में डिस्कस किया था, वो मैं कोट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो माँ बाप हैं वो 40-40, 50-50 साल तक जो है ना वो माँ बाप ही रहते हैं, बच्चे को बेचारे वो सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाते, खुद से कुछ कर ही नहीं पाते। वो जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जो हमारा स्किल सेट है जो हम दे रहे हैं बच्चों को, वो इस काबिल ही नहीं बना पाता कि वो कुछ कर सके, लिहाजा वो बोझ भी बहुत अरसे तक जो है वो माँ बाप के कंधों पे पड़ा रहता है। और आज भी हमारी जो यूथ है वो 60-70% अंडर यूटिलाइज है, यानी कि वो उसकी स्किल्स ना हम दे पा रहे हैं, जो स्किल्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पा रहे, उसकी जॉब्स नहीं दे पा रहे। फिर फियर ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स इनफोर्स करप्शन, ये कासिम अली शाह साहब ने कही थी। ये वो पॉइंट था जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि भाई ये जो हमारे पास खौफ है, ये जो खौफ है, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो धुंध है कि भाई कल क्या होगा, ये आपको इनसिक्योर करती है और करप्शन करने में मजबूर कर रही है लोगों के अंदर जो है वो इस बात की जो साइकोलॉजी है वो क्रिएट कर रही है कि वो करप्शन करें और माल जमा करने की तरफ जाएं। और जी लोगों के दिल छोटे हो गए यहाँ पे पाकिस्तान में, और घरों की जो औरतें हैं, अगर वो एक टेक्निक जिसको खलील रहमान कमर ने बताया था कि वो भी एक काम नहीं कर रही हैं कि अपने मर्दों से नहीं पूछती हैं, अचानक से ज़्यादा माल आना शुरू हो जाए तो भाई कहाँ से आ रहा है, हलाल का है हराम का है, कहाँ से आ रहा है। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, घर की औरतों को इस पर नज़र रखनी चाहिए, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। थर्ड ये है माइंड सेट ऑफ डिमांडिंग मोर एंड मोर, यहाँ एक डिमांड माइंड सेट क्रिएट कर दिया गया है मीडिया के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, कल्चर के थ्रू, कि भाई बस ख्वाहिशात को बढ़ाया जाओ। यहाँ डॉक्टर इसरार अहमद की एक बात याद आती है कि ज़िंदगी सच पे गुजारनी है और सुकून से गुजारनी है तो अपनी ज़रूरियात को महदूद रखो, बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजर सकती है। बट यहाँ ज़रूरियात को हमने बहुत बढ़ा लिया है जी, गाड़ी चाहिए तो फला चाहिए, एक नहीं दो चाहिए, बंगला ऐसा नहीं तो ऐसा चाहिए, यहाँ नहीं तो वहाँ चाहिए। बहरहाल ख्वाहिशात इंसान की होनी चाहिए, बट अगर वो जायज़ और सही तरीक़ों से पूरी हो रही हो तो अच्छा है, मगर ज़रूरियात अगर आप लिमिटेड कर लेते हो तो आपके लिए सच बोलना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके लिए हलाल कमाना आसान होता है। तो बहरहाल तो बात अब ये है सारी कि इन नुक्तों पे काम करें, यानी कि हर शख्स को अपने आप को एनालाइज करना चाहिए और इस बात को सोचना चाहिए वो कैसे अपने एक घर को इम्प्रूव कर सकता है, हलाल कमाए, मेहनत से कमाए और पाकिस्तान के लिए सुबह शाम जो है वो ये सोच के काम करे कि जो भी मेरा एक्शन होगा उसका कलेक्टिव रिएक्शन आता है कौम पे। ऐसा नहीं होता कि आपने जो काम किया बस उसकी जो इम्पैक्ट है वो आप तक ही रहेगा। तो सोचने समझने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ज़रूर तरक्की करेगा। हमें चाहिए कि हम इन पॉइंट्स को सोचें समझें और इनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके और अपने मुल्क को आगे लेकर के जाएँ इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।